तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज 10वें दिन क्विक रिवीजन फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फ्रिक्शन इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। ओके, तो चलो भाई। तो अब तक हमने ये देखा कि हाउ टू फाइंड आउट लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड हाउ टू फाइंड आउट दी काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले हमें ये पता कर लेना है कि हमारा जो भी फोर्स एप्लीकेबल हुआ है उस पर्टिकुलर फोर्स की वजह से क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन की लिमिट क्रॉस ओवर हो चुकी है या नहीं। अगर वो लिमिट क्रॉस ओवर हो चुकी है तो आपका मोशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज आपका पार्टिकल किस में रहेगा बेटा, रेस्ट में रहेगा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है हमने ये भी देखा था कि दैट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स आपका जो होता है सिस्टम स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है। लेकिन जैसे आपका बॉडी मोशन में आता है तो उसमें उस टाइम पर एप्लीकेबल हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। इससे भी कम हमने बात करी थी कि जो इससे भी कम वैल्यू होगी दैट इज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करें बेटा तो म्यू एन बाई आर, आर मीन्स रेडियस। अगर हम किसी व्हील की बात करें और उसकी रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है तो फ्रिक्शन जो होगा बेटा रोलिंग केस में म्यू इंटू नॉर्मल डिवाइडेड बाई आर। ये बातें हमने अब तक कर ली हैं। अब चलते हैं बेटा आगे। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हमने बात करी थी। क्या आया था ये आपके पास में, टेन थीटा से आपने कैलकुलेट किया था बेटा इसको, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो थीटा की वैल्यू आपके पास में आ गई होगी बेटा टेन इनवर्स म्यू करके, टेन इनवर्स म्यू। तो अगर आपको म्यू की वैल्यू मालूम है तो वो आपको एंगल कैलकुलेट करने की जो बात है बड़े आराम से आप कर सकते हो, है ना, कि कितने एंगल पर आपकी जो बॉडी है वो स्लाइड डाउन करेगी। तो वो पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर विच बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, दैट पर्टिकुलर मोमेंट पर जो आपका एंगल थीटा होगा दैट इज डिफाइंड बाय एंगल ऑफ रिपोज। न्यूमेरिकली एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों सेम आए थे न्यूमेरिकली। अच्छा, तो बेटा अब हम बात करते हैं आज की। मान लो आपको एक कर्व दिया गया बेटा, एक कर्व दिया गया, सपोज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पॉइंट P पर या कितनी हाइट पर या कितने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर यहां पर जो पार्टिकल होगा दैट विल जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। अब ध्यान से देखो, जब पार्टिकल यहां पर है बेटा, जब आपका पार्टिकल यहां पर है तो सर बहुत बढ़िया बात है ये। तो यहां पर आप एंगल को कैलकुलेट कैसे करोगे सर, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये जो थीटा 1 बना ये थोड़ा सा स्मॉलर है। जब आपका पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो उस टाइम पर देखो टेंजेंट ड्रॉ करके देखो तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एंगल बढ़ा लेकिन अभी भी आपका जो बॉडी है वो स्लिप नहीं किया। तो हमें वो पर्टिकुलर एंगल बताओ जिस पर ये आपका जो ब्लॉक है जस्ट स्लाइड डाउन करना स्टार्ट कर दे। तो बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है ये, बेसिकली आईआईटी में पूछा गया सवाल है ये। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट P हमने कंसीडर करा कि लेट यहां पर जो एंगल है आपका बेटा बनेगा थीटा। ठीक है, एंगल कितना बनेगा, थीटा। अगर आपको म्यू की वैल्यू बेटा गिवन है, अगर आपको म्यू की वैल्यू गिवन है तो यू नो वेरी वेल दैट कि टेन थीटा जो होगा बेटा उस टाइम पर जस्ट बिगिंस टू स्लाइड वाली कंडीशन में टेन थीटा बराबर कितना होना चाहिए सर, म्यू के बराबर। और आप अच्छी तरह जानते हो कि टेन थीटा इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अगर बच्चे को कैलकुलस की नॉलेज अच्छी है तो बड़े आराम से इसको कह सकता है कि दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा किससे, dy बाई dx से, dy बाई dx से। ठीक है, तो सर म्यू की वैल्यू आपको जो भी गिवन होगी तो आप यहां से dy बाई dx कैलकुलेट कर लीजिए और dy बाई dx से आपके पास में क्या होगा बेटा, टेन थीटा होगा। क्लियर हुई बात या नहीं? तो
dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं बेटा। कितना होगा आपके पास में, कितना होगा बेटा, यहां से 2x होगा, ठीक है ना, कितना होगा 2x। क्या यही वैल्यू इज इक्वल टू म्यू के बराबर आ रही है? तो अगर आपसे म्यू पूछा जाए कि म्यू की वैल्यू बताओ कि इफ द ब्लॉक इज जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर x1, y1 आप पॉइंट कंसिडर कर लीजिए। तो यहां पर आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू x1, y1 पर कैलकुलेट करो बेटा, ये आएगी 2x1 इज इक्वल टू म्यू। तो अगर आपसे पॉइंट पूछें तो आप पॉइंट बता दीजिए, अगर म्यू की वैल्यू पूछें तो आप म्यू की वैल्यू बड़े आराम से 2x1 बता सकते हो, 2x1 बता सकते हो। क्लियर है बात, एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी ये। तो इसमें आपको क्यूबिक फंक्शन भी दे सकते हैं, तो तरीका यही रहेगा, आपका जो मेथड रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, और टेन थीटा यानी कि स्लोप, स्लोप कैसे निकाल लेंगे बेटा आप, dy बाई डी एक्स से। किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। क्लियर हुई बात? तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट दी टेन थीटा, और टेन थीटा ही आपके पास में क्या है, इज इक्वल टू म्यू है। तो म्यू पूछें तो म्यू आप कैलकुलेट कर दो, पॉइंट पूछें आप पॉइंट बता दो। अगर आपसे हाइट पूछें कि कितनी हाइट पर जाकर के, कितनी हाइट पर जाकर के ये स्लाइड डाउन करेगा, तो बेटा यहां से आप देखोगे ये थीटा एंगल है, तो टेन थीटा क्या होता है बेटा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि हाइट अपॉन बेस, बेस मतलब एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहां से आपके पास में टेन थीटा आ जाएगा बेटा, dy बाई डी एक्स, और वही टेन थीटा की जो वैल्यू है आप ये y अपॉन इस x से कैलकुलेट कर सकते हो, y अपॉन डेल्टा x से। तो अगर आपको ये डेल्टा x कैलकुलेट करके मिल जाए तो आप बड़े आराम से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, इस y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेटा आपके पास में इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल आपको गिवन है बेटा थीटा, एंगल कितना है थीटा। यहां पर आपने एक ब्लॉक लगाया और उसके एडजेसेंट में एक दूसरा ब्लॉक फिट कर दिया, इसका मास m1 और इसका मास m2, और यहां पर आपसे बोला कि म्यू इज इक्वल टू कितना है, 0, म्यू इज इक्वल टू क्या है, 0। तो आपको बताना है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फर्स्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सेकंड, दोनों ब्लॉक्स की आपको क्या बतानी है बेटा, एक्सेलरेशंस बतानी है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब म्यू की वैल्यू 0 है तो मींस ये आपका जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा, तो बेटा ये वाला जो ब्लॉक होगा ये भी स्लाइड डाउन करेगा फ्रीली, फ्रीली इन द सेंस नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो बेटा m1g, तो इधर वाली जो आपकी फोर्स एप्लीकेबल होगी दैट विल बी m1g साइन थीटा। अगर हम m1 की बात करें तो एक्सेलरेशन a1 कितनी आ गई बेटा, a1 आपके पास में आ जाएगी g साइन थीटा। सिमिलरली m2 के साथ में भी नीचे जो फोर्स अप्लाई करेगी बेटा m2g साइन थीटा होगी, और नेट फोर्स इज इक्वल टू m2a रख दोगे आप, m2 से m2 कैंसिल आउट, तो a2 आपके पास में आ जाएगा यहां पर सेम g साइन थीटा। तो इस वाले केस में आप कह सकते हो कि a1 एंड a2 बोथ विल बी इक्वल, बोथ विल बी इक्वल एंड विल बी इक्वल टू g साइन थीटा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, g साइन थीटा के बराबर दोनों एक्सेलरेशंस होंगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर यहां आपसे नॉर्मल पूछा जाए, नॉर्मल अप्लाइड बाय m2 ऑन m1, तो नॉर्मल की वैल्यू होगी बेटा, नॉर्मल की वैल्यू होगी कितनी, 0। नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, और जब एक्सेलरेशन सेम है सेम वेलोसिटी होगी, दैट इज वाई बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल, दैट इज 0 हो जाएगा। क्लियर?
चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये वाला भी। ये एंगल आपको 37 डिग्री दिया, टू ब्लॉक्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, 2 kg एंड 4 kg मास, masses of the blocks are given 2 kg and 4 kg. Now if coefficient of friction is 0.4 and 0.2, यहां पर आपका जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है 0.2 और यहां पर कितना है बेटा 0.4, देन फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्लियर है बात एकदम? इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन डेवलप हो रही होगी वो आपको बताना है, ठीक है, वो आपको बताना है। क्लियर? तो बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले ब्लॉक को कंसिडर करूं तो पहले तो साइन 37 की वैल्यू बताओ। साइन 37 बेटा कितना होगा, ये 3, ये 4 और ये 5 होगा, ठीक है ना। तो P अपॉन H, तो साइन 37 की वैल्यू आएगी बेटा 3/5 और कोस 37 की वैल्यू आपके पास में आएगी बेटा 4/5 और tan 37 की वैल्यू आती है 3/4, ठीक है। तो बेटा इस वाले ब्लॉक को मैं कंसिडर कर रहा हूं, तो इस पर मैं इसका अलग से एफबीडी बनाने की कोशिश करता हूं बेटा। तो 2 kg का है मेरे पास में ये, तो 20 न्यूटन यानी कि 2 × G वर्टिकली डाउनवर्ड, इधर बोलो कितना 20 का साइन 37 कंपोनेंट इधर लगेगा, पीछे की तरफ लग रहा होगा बेटा फ्रिक्शन, पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, ठीक है सर बिल्कुल। तो यहां इस वाले केस में, अच्छा इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 20 × साइन 37 कितना बेटा 3/5, तो ये कटेगा आपका 4 टाइम्स, तो 12 न्यूटन। तो बेटा नीचे की तरफ जो फोर्स है दैट इज 12 न्यूटन। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो यहां पर आएगा आपका बेटा mg cos थीटा यानी कि 37, तो 20 × 4/5 ये वैल्यू आएगी आपके पास में बेटा 16 न्यूटन। इट मींस नॉर्मल की जो वैल्यू आई दैट विल बी 16 न्यूटन होगी, ठीक बात एकदम। नॉर्मल कितना आ गया 16 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो बेटा म्यू × n से आप कैलकुलेट करते हो, म्यू की वैल्यू है 0.4 × n की वैल्यू कितनी 16, तो कितनी वैल्यू आई आपके पास में बेटा ये 6.4, ये वैल्यू कितनी आ गई 6.4 न्यूटन, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6.4 न्यूटन, ठीक है सर। तो नीचे की तरफ जो फोर्स है दैट इज 12 न्यूटन, पीछे की तरफ जो फोर्स लगी हुई है वो कितनी है बेटा 6.4 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितनी आ गई इस वाले केस में, इस केस में बेटा नेट फोर्स आ जाएगी 12 - 6.4 न्यूटन, और नेट फोर्स इज इक्वल्स टू m × a रख दीजिए। तो m कितना है 2 × a1, हमने इसको एक्सेलरेशन को बोल दिया कितना a1, ठीक है सर। तो ये वैल्यू आपके पास में बची बेटा कितनी 5.6 है ना, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास कितना है 2 × a1। तो a1 की वैल्यू आपके पास में आ गई 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई, 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई a1 यानी कि नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन। अब ऊपर वाले ब्लॉक की बात करते हैं बेटा। नीचे की तरफ जो फोर्स आएगी इसमें वो कितनी होगी, देखो 40 न्यूटन इसका वेट, इधर बोलो बेटा 40 × 3/5, साइन 37 की वैल्यू कितनी 3/5, तो 24 न्यूटन इसका इधर आया। अच्छा ये वाला बोलो इसका, तो 40 × 4/5 कंपोनेंट आएगा, तो ये आ गया बेटा 32 न्यूटन। तो नॉर्मल इसका जो आएगा एंड एस वो 32 न्यूटन आएगा, 32 न्यूटन। तो बेटा नीचे की तरफ जो फोर्स है वो 24 न्यूटन, पीछे हमने कहा कि लगा होगा फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, तो बेटा नेट फोर्स आएगी 24 माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू बोलो सर, म्यू है 0.2, म्यू इंटू नॉर्मल कितना सर 32 न्यूटन, ये नेट फोर्स आ गई, इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो m डैश इंटू a2, ठीक है भाई। तो 24 और ये कितना हो गया बेटा 24 माइनस ये कितना हुआ 32 64 6.4 होगा ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू मास कितना है 4 × a2, ठीक है 4 × a2, 4 × a2। तो ये बचा आपके पास में बेटा कितना, ये बचेगा बेटा
17.6 इज इक्वल टू 4 इंटू A2। तो A2 की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी बेटा? 17.6 डिवाइडेड बाई 4। कट करो इसको जरा, तो 4 टाइम्स और ये बचा 4.4 न्यूटन। ओ A2 आ गया 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा देखो, अब ध्यान से देखना, A1 जो है मेरे पास में वो कितनी आ रही है? दैट इज 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ ही साथ जो A2 है दूसरे वाले ब्लॉक की एक्सीलरेशन वो है A2 बेटा कितनी है? वो 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये वाला जो ब्लॉक है इसको यहां पर देख लो, इस वाले ब्लॉक की जो एक्सीलरेशन है वो बेटा कितनी है? सर ये है 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऊपर वाले ब्लॉक की जो एक्सीलरेशन है वो कितनी है बेटा? 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये ज्यादा एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है और ये कम एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक स्ट्रिंग से। तो जब ये तेजी से नीचे आ रहा होगा और ये धीरे धीरे नीचे जा रहा होगा कम एक्सीलरेशन से, तो जो स्ट्रिंग है वो क्या पड़ी होगी बेटा? स्लैग कंडीशन में पड़ी होगी, ढीली पड़ी होगी। तो क्लियरली आप यहां पर कह सकते हो कि टेंशन इज इक्वल टू कितनी होगी बेटा? टेंशन इज इक्वल टू 0 होगी। टेंशन कितनी होगी भाई? टेंशन विल बी 0। क्लियर? क्लियर हुई बात? टेंशन कितनी आ गई? 0 आ गई आपके पास में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। मान लो ये आपके पास में है ब्लॉक कोई M2 और ये ब्लॉक है आपके पास में जिसका मास क्या है? M1। आपने यहां पर फोर्स अप्लाई करी, मान लीजिए F। फोर्स कितनी अप्लाई करी आपने? F। और यहां पर मान लीजिए आपके पास ये फ्रिक्शनल लेस सरफेस है और यहां पर इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग मतलब यहां का जो सरफेस है वो कैसा है बेटा? रफ सरफेस है। ठीक है, अच्छा, तो सोचो ध्यान से कि अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स F अप्लाई करता हूं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन ये वाला ब्लॉक भी साथ साथ मूव करेगा। मैं अगर बहुत तेजी से खींचूंगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि M1 तो इधर चला जाए और ये पीछे छूट जाए, है ना? ये किस में रह जाए? रेस्ट में, और ये चला जाए किसी पर्टिकुलर एक्सीलरेशन से, पर्टिकुलर वेलोसिटी से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम फोर्स बताओ सो दैट M1 एंड M2 बोथ मूव्स टुगेदर, दोनों एक साथ मूव करें, तो मैक्सिमम कितनी फोर्स यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो? ध्यान से देखो, पहली बात, फ्रिक्शन अकर्स इन पेयर। फ्रिक्शन किस में लगता है बेटा? पेयर में लगता है। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, अगर मैं इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में देखूं तो आप फोर्स इधर लगाना चाह रहे हो, इसका मोशन की टेंडेंसी आगे है, तो बेटा फ्रिक्शन इस वाले ब्लॉक के लिए पीछे की तरफ अपनी डायरेक्शन दे देगा। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं? लेकिन अगर मैं M2 की बात करूं तो M2 को क्या महसूस हो रहा होगा कि ये वाला जो ब्लॉक है मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहता है। लेकिन क्या आप इस पे फोर्स लगा रहे हो? नहीं, इस पर क्या लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। ठीक है ना? तो इसको क्या महसूस होगा कि जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो है सर आगे की तरफ। फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक M2, M2 के लिए फ्रिक्शन किधर आ जाएगा? आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी रेस्ट में रहने की है, तो ये आगे की तरफ अपनी डायरेक्शन देगा। इसकी टेंडेंसी मोशन की है, तो मोशन का क्या करेगा? ये अपोज। तो हमने क्या बात करी थी कि जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली मोशन का अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है कौन? फ्रिक्शन। तो देखो पेयर में लगता हुआ दिखाई दिया। अब अगर आप दोनों ही ब्लॉक्स के एफबीडी बना देते हो तो आपको बड़े आराम से यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा वो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। तो देखो बेटा, M1 का एफबीडी बना लेते हैं। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पर बेटा एक तो फोर्स लगी है F, नीचे की तरफ क्या लगा होगा बेटा? M1G, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल, और पीछे की तरफ क्या है बेटा? फ्रिक्शन। ठीक है, पीछे की तरफ क्या है आपका? फ्रिक्शन। क्लियर है बात एकदम? तो अगर यहां पर मैं बात करूं बेटा नॉर्मल की, तो नॉर्मल कितना है आपके पास में? M1G। तो फ्रिक्शन कितना होगा बेटा? म्यू इंटू N, दैट इज म्यू इंटू M1G। क्या यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर?
तो अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर एफबीडी पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने की बात करूं तो आप लिखोगे सर F माइनस फ्रिक्शन, ये आ गए नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू M1A। नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना बेटा, M1A। तो यहां से आप F माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, म्यू M1G इज इक्वल टू M1A। ये इक्वेशन बना सकते हो, ये इक्वेशन यहां से आप बना सकते हो। क्लियर हुई बात या नहीं? और नीचे वाले ब्लॉक के लिए क्या बनेगा, नीचे वाले ब्लॉक M2 के लिए क्या होगा सिस्टम, देखो M2। तो इस पर सिर्फ और सिर्फ एक तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन आगे की तरफ, ये वाला आगे तरफ लग रहा होगा, और तो कोई फोर्स है नहीं, नहीं सर। क्या यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ M2? यस सर। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू आप लिख दीजिए बेटा कितना, M2 इंटू ए, M2 इंटू ए। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी बेटा, जो आपने कैलकुलेट करी थी वो कितनी है, म्यू M1G इज इक्वल टू M2A। ये वो एक्सेलरेशन आ जाएगा जिससे आपका जो ब्लॉक है मूव करेगा। तो बेटा ए आपके पास में आ जाएगा म्यू M1G डिवाइडेड बाई M2, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? इस फॉर्मूले को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो भाई। एक और देखो जरा, और थोड़ी इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। मान लीजिए ब्लॉक आपके पास में M1, ये ब्लॉक लगा है M2 मास का। इस बार आपने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करी, तो अगर आप बहुत धीरे से फोर्स अप्लाई करते हो तो ये दोनों एक साथ मूव करेंगे। थोड़ा सा आपने फोर्स को बढ़ाया तो हो सकता है ये स्लिपिंग करने लगे, और ज्यादा तेज करोगे तो ये तो नीचे से निकल के चला जाएगा और ये रेस्ट में रह जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी फोर्स में अप्लाई करूं सो दैट मोशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी ऑल टुगेदर, दोनों के मोशन कैसे होने चाहिए साथ में। तो चलो भाई, अगर ये तेजी से निकल गया तो ये ड्यू टू इनर्शिया की वजह से यहीं पे रुक जाएगा। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे इसको ले जाने की कोशिश करूं तो ये इसकी इंटरलॉकिंग की वजह से आगे चलना स्टार्ट करेगा साथ साथ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वाले कॉन्टैक्ट की बात करता और ये रफ होता, मान लो अगर ये रफ होता तो इसको आगे चलने के लिए अपोज करता, फ्रिक्शन पीछे लगता। लेकिन इसको कौन हेल्प कर रहा है? इसको हेल्प करेगा बेटा फ्रिक्शन इटसेल्फ, इसको फ्रिक्शन ही आगे ले जाने का काम करेगा। ये थोड़ा सा इसका एक्सेप्शनल पॉइंट है। तो फ्रिक्शन यहां पर अपोज नहीं कर रहा है M2 के लिए, है ना, रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो बेटा M2 के लिए देखो नेट फोर्स केवल आ गई कितनी बेटा, फ्रिक्शन, और नेट फोर्स इज इक्वल टू M2 इंटू ए। क्लियर है बात या नहीं? और फ्रिक्शन कितना, देखो इस पर नॉर्मल कितना बेटा, M2G नीचे, तो नॉर्मल आपके पास में आ गया M2G के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर। तो म्यू इंटू M2G बराबर M2A। M2 से आपका M2 कैंसिल आउट हुआ, तो एक्सेलरेशन जो दोनों की मैक्सिमम हो सकती है वो कितनी होगी बेटा, म्यू इंटू जी के बराबर, म्यू इंटू जी के बराबर। अगर आपकी एक्सेलरेशन म्यू इंटू जी है तब तक तो दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे, अदरवाइज मूव नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात? अच्छा जी साहब, अब फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स कितनी होनी चाहिए? तो फोर्स होती है बेटा पूरा सिस्टम, ये मान लो ये पूरा सिस्टम हो गया जिसका मास कितना है M1 और M2। तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स इक्वल टू होता है Ma, और नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू कॉमन एक्सीलरेशन। तो कितनी हो जाएगी बेटा, M1 प्लस M2 इंटू ए कौन सी, ये वाली। तो मैक्सिमम जो फोर्स आप अप्लाई कर सकते हो वो हो जाएगी बेटा M1 प्लस M2 इंटू म्यू इंटू जी, ठीक है ना। और इससे कम ही कम रखनी है फोर्स, क्योंकि इससे अगर ज्यादा अप्लाई कर दी तो दोनों का मोशन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो फोर्स मस्ट बी लेस देन M1 प्लस M2 इंटू म्यू इंटू जी। क्लियर हुई बात या नहीं? बहुत अच्छे से इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये।
ठीक, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बचे थे, उनको भी देख लेते हैं। बेटा मान लीजिए ये कोई साइकिलिस्ट है, ठीक है, ये कोई साइकिलिस्ट है आपके पास में, ठीक है, जैसा भी होता है ये, चलो ये बन गया साइकिलिस्ट। तो ये जो साइकिलिस्ट है बेटा, ये सीधी अपनी साइकिल चलाता है मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर इसको टर्न लेना है, अगर इसको क्या करना है, टर्न करना है, तो इसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या करता है वो साइकिलिस्ट, या हम भी अगर साइकिल चलाएं तो क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को एक तरफ टिल्ट कर लेते हैं, बेंड कर लेते हैं एक साइड में। उसका रीजन क्या है समझो, उसका रीजन क्या है समझो। बेटा मान लीजिए टायर है आपके पास में ये, ठीक है ना, और आप इस टायर को बिल्कुल स्ट्रेट विद रेस्पेक्ट टू दी वर्टिकल लेकर चल रहे हो, तो बेटा टोटल आपका वजन और साइकिल का वजन mg वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा और नॉर्मल कहां पर लगेगा, ऊपर, ठीक है। जब आप टर्न लोगे किसी r रेडियस पर, r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर आप टर्न लेना चाहते हो, तो बेटा इसकी वजह से एक बाहर की तरफ फोर्स आएगी mv²/r, ठीक है। उस फोर्स को बैलेंस कौन करे, कोई बैलेंस करने के लिए इसमें कोई ना तो रस्सी बंधी हुई है, ठीक है ना, कोई ऐसी फोर्स भी नहीं है, तो किससे बैलेंस करें। तो सुनो, इस पर्टिकुलर दिक्कत से बाहर निकलने के लिए हम क्या काम करते हैं, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा टायर को यानी कि साइकिल को टिल्ट कर लेते हैं एक तरफ। टिल्ट करने से क्या बेनिफिट होगा बेटा, ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है ना, यहां पर आपका देखो नॉर्मल साइकिल के टायर का इधर लगेगा और इसका रिएक्शन इधर आएगा, तो नॉर्मल किधर मिला आपको, जो वर्टिकली अपवर्ड मिल रहा था अब वो ऐसे मिलने लगा। तो आपने कहा कि सर हमने इसको बेंड किया है एट एन एंगल थीटा, सही बात है। तो जब आपने इसको थीटा एंगल पर टर्न करा, बेंड करा, तो इस n का ऊपर वाला कंपोनेंट बेटा कितना हो गया, n cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा कितना, n sin थीटा। तो टोटल लोड किधर काम करेगा वेट आपका, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो n cos थीटा, तो बैलेंस कर दिया बेटा mg ने, पहली बात। अब ये जो n sin थीटा है और आप इसको टर्न करा रहे हो, तो बाहर की तरफ आपको एक फोर्स लगेगी mv²/r। अगर आप r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रहे हो, टर्न, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी अप्लाई हो गई यहां पर, mv²/r, जिसको बैलेंस कर देगा आप कौन, n sin थीटा। इसलिए हम साइकिल को क्या करते हैं, बेंड करते हैं। तो टॉपिक आपका हो गया बेटा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है, बहुत आसान तरीके से। तो आपने लिख दिया यहां पर n sin थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, mv²/r। दोनों को डिवाइड मारो, तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो n से आपका n कैंसिल आउट हुआ, और tan थीटा की वैल्यू आपके पास में देखो m से m कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया बेटा, v²/rg। तो tan थीटा बेटा आपके पास में आ गया इज इक्वल टू v²/rg, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, tan थीटा ही क्या है सर, म्यू के बराबर। तो अगर मैं म्यू इज इक्वल टू v²/rg रख दूं तो कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी नहीं है सर। तो v² की वैल्यू क्या हो गई बेटा, सर ये हो गई म्यू rg, और देयरफॉर वेलोसिटी मैक्सिमम जो आप टर्निंग पर रख सकते हो साइकिल की, तो बेटा कितनी हो जाएगी वो, म्यू rg का रूट, ठीक है बेटा। इस तरह से आप वेलोसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हो, म्यू rg का रूट। क्लियर हुई बात, ये हो गया बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट। चलो भाई नेक्स्ट देखो, टर्निंग ऑफ द कार। मैंने कहा था कि सारे के सारे कंसेप्ट ऑटोमेटिक होंगे, और वही देखो वादा पूरा किया मैंने, ऑटोमेटिक सारे कंसेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपको बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेस करना है, बाकी सब ऑटोमेटिक होता जा रहा है। देखिए जरा, टर्निंग ऑफ द कार ऑन लेवल रोड, लेवल रोड है बेटा आपके पास में, और आप r रेडियस के किसी सर्कुलर ट्रैक पर किसी कार को टर्न कराना चाहते हो। ये आपकी कार है, मान लो ये टर्न कराना चाहते हो, इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, v वेलोसिटी से आप इसको ट्रेवल करा रहे हो। तो नीचे की तरफ mg काम करेगा
और ऊपर इसका क्या होगा बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल कहां, ऊपर, नीचे क्या, mg। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब ये बेटा टर्न लेगी तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगी mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको बैलेंस करने के लिए जो चारों टायर्स हैं, ये जो कार के चारों टायर्स हैं, इनका फ्रिक्शन वर्किंग में आता है, एक्शन में आता है। तो बेटा अगर चारों टायर्स का फ्रिक्शन हमने कहा कितना होगा फ्रिक्शन, सर फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल, टोटल कार का ले लेते हैं, चारों टायर का अलग अलग कैलकुलेट करने से बेहतर है कि टोटल मास m कंसिडर कर लो, तो टोटल वेट mg, नॉर्मल n, तो म्यू इंटू mg, ये हो गया बेटा टोटल फ्रिक्शन, इज इक्वल टू, इससे बैलेंस करा दो आप mv²/r से। बेटा m से आपका m कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, तो v² की वैल्यू आपके पास में आ गई म्यू आर जी। और मैक्सिमम वेलोसिटी जो आप रख सकते हो वो कितनी आ गई बेटा, अंडर द रूट म्यू आर जी। क्या ये वही आई है जो इससे पहले वाले केस में आई थी? यस सर, म्यू आर जी। इससे पहले केस में भी म्यू आर जी थी, इस वाले केस में भी कितनी आ गई है, अंडर द रूट म्यू आर जी। क्या ये कहानी क्लियर होती है? बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये सिस्टम, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो फ्रिक्शन ने किसको बैलेंस करा दिया बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो अगर स्लिपरी रोड है तो आप बाहर की तरफ क्या कर जाओगे, स्किड कर जाओगे। तो स्किड से बचने के लिए किसने प्रिवेंट किया, फ्रिक्शन ने। अब अगर फ्रिक्शन ज्यादा रखते हैं तो टायर जल्दी खराब होंगे, तो आजकल हम क्या करते हैं, टर्निंग पर लेवलिंग कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा उसको बैंक कर देते हैं, जो किनारा है उसको थोड़ा सा ऊंचाई कर देते हैं हम, जिसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ द रोड्स। उसमें हम फ्रिक्शन का इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं कराते हैं, बैंकिंग से ही हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाती है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है। ठीक है, क्लियर है बात एकदम? ठीक, तो ऐसे देखो इसको आप कि मान लो ये सड़क है ना, ये सड़क ऐसे आपको दिखाई दे रही है, ठीक, तो इधर वाला जो किनारा है उसको हम उठाना चाहते हैं, तो इसको मैं कट करके दिखा दूं एक बार आपको। ऐसे देखो कि मान लो सड़क है ये ऐसे प्लेन, तो एक तरफ से इस सड़क को हम क्या कर देते हैं, बैंक कर देते हैं, यानी कि उठा देते हैं थीटा एंगल पर। ठीक है, अब गाड़ी इस पे उधर से ऐसे आएगी, देखो समझ रहे हो ना, इस तरह से ये गाड़ी इस तरह से आएगी और इधर से ये सड़क थोड़ी सी उठी हुई है। तो जब इस पे कार इस तरह से आ रही होगी, ये कार इधर से ऐसे आ रही होगी विद वेलोसिटी v से, तो इसका वेट बेटा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, इधर ये mg कोस थीटा, और इस साइड में आपका आ जाएगा बेटा क्या, mg का साइन थीटा कंपोनेंट। क्लियर हुई बात? इसका अगर ट्रैक का जो रेडियस है कैपिटल R है, तो बेटा बाहर की तरफ आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगी mv²/r, mv²/r। अब जरा ध्यान से देखो कि अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? बिल्कुल ठीक है सर, कि ये एंगल अगर थीटा है और दो पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो एक काम कर लेते हैं आसान करने के लिए, इस mv² को थीटा की तरफ रिजोल्व कर लो बेटा, इस mv²/r को थीटा की तरफ रिजोल्व कर लो, तो ये आएगा आपके पास में बेटा mv²/r का कोस थीटा कंपोनेंट। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं इसका। और इधर है आपके पास में mg का साइन थीटा कंपोनेंट। अगर मैं दोनों डायरेक्शंस को बैलेंस करा दूं तो मेरा काम हो जाएगा बहुत आसान। देखो जरा, तो mg साइन थीटा को बैलेंस करा दो mv²/r के कोस थीटा कंपोनेंट से। बेटा m से आपका m कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन गया आपके पास में क्या, टेन थीटा, इज इक्वल टू v²/r। ठीक है, v²/r। तो थीटा आपके पास में आ जाएगा tan इनवर्स v²/r। एक तो थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, साथ ही साथ वेलोसिटी अगर आप चाहो तो वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। बेटा कितनी आ जाएगी वेलोसिटी आपके पास में, अंडर रूट r tan थीटा, अंडर द रूट r tan थीटा। ठीक है ना, जी और रह गया इसमें शायद, जी और आ गया,
एक सेकंड बेटा, जी रह गया इसमें, तो आर जी टेन थीटा, वी स्क्वायर आपके पास में आएगा आर जी टेन थीटा, मतलब सारी इक्वेशन सेम आ रही हैं, देखो आर जी टेन थीटा। और यहाँ से वो कितनी आ गई बेटा, वेलोसिटी आपके पास में एंगल कितना आएगा थीटा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। इसको करेक्ट कर लीजिए जरा, ठीक है। सेम वैल्यूज आ रही हैं, चाहे वो साइकिल का केस हो, चाहे वो कार का हो, चाहे वो बैंकिंग ऑफ दी रोड का केस हो, सभी में वैल्यूज बिल्कुल सिमिलर आएंगी। चलो अब आगे बात करते हैं बेटा पेंडुलम की। पेंडुलम क्या है, एक स्ट्रिंग में अगर हम एक मास को, एम मास को हैंग कर देते हैं और इसको टू एंड फ्रो मोशन करा देते हैं, टू एंड फ्रो, ऐसे देखो टू एंड फ्रो मोशन करा देते हैं अगर हम इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल क्यों बोला, अभी बात करेंगे इसकी भी। तो इसका मोशन होगा बेटा टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे करके। ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं, है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी रहती है मिनिमम 0, ठीक है, और एक्सेलरेशन रहती है मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या रहती है, मैक्सिमम। किधर, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं बेटा क्या, मीन पोजीशन। और जितना टाइम यहां से चलकर वापस आने में इसको लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। बेटा वो कितना आता है, 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सुनो, अगर मैं इस सिंपल पेंडुलम को इस तरह से रोटेट करा दूं ऐसे, ठीक है, और तेजी से रोटेट करा दूं मान लो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सर ये तो कोन बन गया, कोन, ये तो क्या बन गया है, कोन बन गया है। तो ऐसी पेंडुलम को बोलते हैं बेटा कोनिकल पेंडुलम। ये तो हो गई सिंपल पेंडुलम, ऐसे वाली सिंपल पेंडुलम। और अगर इसको हम ऐसे रोटेट करा दें तो इट विल बिकम कोनिकल पेंडुलम। ये क्या बन गई बेटा, कोनिकल पेंडुलम, ठीक बात है। तो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो इसको टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम। क्लियर है बात एकदम। तो इसके बाद हम करते हैं क्या, कोनिकल पेंडुलम। क्लियर हुई बात। तो सिंपल पेंडुलम इसलिए बोलते हैं उसको कि दो तरह की पेंडुलम होती हैं, तो एक तो सिंपल पेंडुलम और दूसरी क्या, कोनिकल पेंडुलम। तो बेटा सिस्टम दोनों का लगभग सेम है। एल लेंथ की स्ट्रिंग, और ये कैसे रोटेट कर रही है बेटा, इस तरह से रोटेट करेगी, ये इस तरह से रोटेट करेगी, ठीक है, ये इस तरह से रोटेट करेगी। रस्सी में टेंशन आएगी, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब आप इसको रोटेट कराओगे बेटा सर्कुलर ट्रैक में, तो सर्कुलर ट्रैक में आप ध्यान से देखो कि क्या बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्शन में आएगी, बिल्कुल ठीक है सर। तो जिसको बैलेंस कौन करेगा, सर यहां पर तो टेंशन है, और अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो इस टेंशन को हम दो तरह से रिजोल्व कर सकते हैं कि सर एक तो इस टी का, अगर ये थीटा है तो टी का कोस थीटा कंपोनेंट इधर आएगा और टी का साइन थीटा कंपोनेंट इधर आएगा। अब इसका जो वेट है बेटा ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को और वर्टिकल फोर्सेस को सिर्फ बैलेंस कर दो, आपको कुछ नहीं करना। देखो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, मैं बार बार फिर वही रिपीट कर रहा हूं चीजों को कि कोई नया टॉपिक नहीं है, सारी चीजें पुरानी हैं। बैलेंस करना आपको आना चाहिए बस। तो बेटा अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को बैलेंस करता हूं तो टी साइन थीटा ने बैलेंस कर दिया एम वी स्क्वायर बाई आर को, ठीक है सर। और बेटा टी कोस थीटा ने बैलेंस कर दिया किसको, सर एम जी को। देखो सबसे आसान तरीका है सोल्व करने का, डिवीजन मेथड। तो देखो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कट गया, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास में, वी स्क्वायर बाई आर जी। सर ये तो बिल्कुल सेम आ रही है, यानी कि हर एक केस में सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो टेन थीटा को आप म्यू रख सकते हो। अगर आपको थीटा कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे बेटा, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी, पहली बात। अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट कराना चाहते हो तो वी स्क्वायर को आप लिख सकते हो, टेन थीटा को लिख दो बेटा क्या, म्यू इंटू आर इंटू जी, और वेलोसिटी आपके पास में आ जाएगी रूट ओवर म्यू आर जी। सब कुछ वैल्यूज देखो सेम आ रही हैं, सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, बिल्कुल सिमिलर आ रही हैं, ठीक है ना। सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं, बिल्कुल सेम आ रही हैं, ठीक है ना।
वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब एक बात और देखो, इसमें वेलोसिटी का स्क्वायर आपके पास में आया बेटा कितना, म्यू आर जी, या आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा। अब एक बात ध्यान से देखना, अगर मैं चाहूं कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करके बताओ, मुझे क्या बताओ बेटा, टाइम पीरियड कैलकुलेट बताओ, करके बताओ कॉनिकल पेंडुलम का, तो देखना सबसे बढ़िया तरीका मैं आज बताता हूं। किसी भी तरह का आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड या किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो देखो, आप किसी भी तरह ओमेगा कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट कर लो बेटा, ओमेगा। ओमेगा अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और यहां से टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड कैलकुलेट होके मिल जाएगा। ये सिस्टम हर एक सिस्टम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, हर तरीके के सिस्टम में। इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। देखो मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं आपके सामने। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, या म्यू रख दो आप, टेन थीटा की जगह कितना रख सकते हो आप, म्यू। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सर आर ओमेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो आपने रख दिया आर इंटू ओमेगा, तो इसका स्क्वायर हो गया और इसका भी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। बोलो भाई यहां तक कोई डाउट हो तो आर की एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट कर लो, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में आ गई जी टेन थीटा, ठीक है ना, अपॉन ये आर को नीचे लिख लो बेटा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, अंडर द रूट जी टेन थीटा अपॉन आर, जी टेन थीटा अपॉन आर, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर टाइम पीरियड आप एक सेकंड में निकाल सकते हो कितना, सर 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, जी टेन थीटा रूट में और अपॉन आर, ठीक है भाई, ये टाइम पीरियड होगा। इसको और अच्छे से आप लिखना चाहो तो ऐसे देखो, टाइम पीरियड आपके पास में कितना आ गया, 2 पाई बाई टी, टी कितना आया मेरे पास में, जी टेन थीटा अपॉन आर, जी टेन थीटा अपॉन आर, इसका रूट, इसका रूट, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 पाई अपॉन अंडर द रूट जी, इसको लिख लेता हूं मैं साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, ऐसे लिख लेते हैं, जी साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा, मतलब टेन थीटा को मैंने कितना लिख दिया, साइन अपॉन कोस में ब्रेक कर दिया। अब देखो ये ऐसे कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, यहां से यहां तक ये जो है बेटा ये क्या चीज है, आर है, ठीक है। ये एंगल कितना है आपके पास में, सर ये तो थीटा था, ये क्या थी, सर स्ट्रिंग की लेंथ थी। तो इस आर को इन टर्म्स ऑफ एल, अगर आप एल के टर्म्स में लिख सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एल का ये वाला कंपोनेंट होगा एल कोस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा बेटा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। कितना कंपोनेंट होगा बेटा ये, एल साइन थीटा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताएं, एल साइन थीटा आप इसमें पुट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ आर। तो आर की जगह मैं कितना पुट कर दूं बेटा, देखो ध्यान से, जी इंटू साइन थीटा अपॉन आर की जगह कितना भाई, एल साइन थीटा, ठीक है। और ये हो गया बेटा आपके पास में कोस थीटा, तो साइन थीटा से आपका साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर आ गया आपका 2 पाई अंडर द रूट, बेटा ये आ गया आपका एल कोस थीटा और अपॉन ये जी, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये तो टाइम पीरियड है नॉर्मल सिंपल पेंडुलम का, और अगर l की जगह मैं इस वर्टिकल लेंथ को कंसिडर कर लूं यानी कि एल कोस थीटा को, तो टाइम पीरियड ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल की जगह क्या रख दें बेटा, एल कोस थीटा बाई जी। देखो जरा एल कोस थीटा बाई जी, तो आप डायरेक्टली देखो दोनों में कितना ज्यादा सिमेट्री है, दोनों में कितना ज्यादा सिमेट्री है। ये तो हो गया सिंपल पेंडुलम का, और ये हो गया बेटा किसका, कोनिकल पेंडुलम का। यानी कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है बेटा उसका वर्टिकल कंपोनेंट आप ले लो तो वो कितना होगा, एल कोस थीटा होगा, ठीक है। तो लेंथ की जगह क्या कर देना है, सिर्फ एल कोस थीटा, एंड जस्ट सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो
कॉनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। क्लियर है भाई? तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं स्टार्ट करूंगा रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशन मोशन एंड ग्रेविटेशन, और इस तरह से आपकी मैकेनिक्स क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, फिर हम थर्मोडायनेमिक्स और सॉलिड्स और फ्लूइड्स को लेकर चलेंगे। इस तरह से आपकी आधी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी और उस साइड से हम स्टार्ट कर देंगे क्या, 12th वाला पोर्शन। ठीक है।